चलिए तो आज यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। तो पिछले लेक्चर में भी हम क्वेश्चंस कर रहे थे मोमेंटम कंजर्वेशन पर। आज उसी में और थोड़े एडवांस क्वेश्चन हम करते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन। यहाँ पे एक वेज है, ये इसका मास है कैपिटल एम। ये एक स्मूथ सरफेस पर रखा है और इसके ऊपर एक ब्लॉक स्मॉल एम का। ठीक है, अब इसको यहाँ से हमने छोड़, ये हाइट एच है और ये एंगल थीटा गिवन है आपको। ठीक है, अब यहाँ से इस ब्लॉक को हमने रिलीज किया है तो क्या होगा बताओ। ब्लॉक नीचे आएगा और ये वेज पीछे जाएगा। तो दो सवाल पूछ रहा हूं मैं। फर्स्ट सवाल तो ये है कि फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द मास एम, वेज एम, वेज ऑफ मास एम, है ना। तो इन द टाइम ब्लॉक रीचेस इट्स बॉटम, मतलब ये जो ब्लॉक है जब ये यहाँ पहुंचता है तब तक ये कितना पीछे चल जाएगा, ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन वैसा ही है जैसे नाव पे आदमी खड़े हैं और आदमी मिडिल में आता है या दूसरे एंड पे पहुंचता है तो नाव कितना मूव करेगी, कुछ वैसा ही क्वेश्चन है। करो इसको, इसका आंसर आप दो, फिर सेकंड क्वेश्चन हम करेंगे। करिए। ये आपने कैसे करेंगे सोचा? तो देखो क्या कॉन्सेप्ट है, जब भी ऐसे सवाल आते हैं तो हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि क्या एफ नेट जीरो है। तो बिल्कुल, अगर मैं एक्स डायरेक्शन में देखूं, देखो वाई डायरेक्शन में तो क्या होगा, अगर मैं एफ बी डी बनाऊं, इसको सिस्टम मानूं, वेज को और ब्लॉक को, तो ये छोटा सा ब्लॉक जो मास एम है, ये इसको इधर नॉर्मल लगा रहा होगा तो ये वापस इस पे भी नॉर्मल लगा रहा होगा, ये तो नॉर्मल आपस में बैलेंस हो जाएंगे। ठीक, वैसे ही ये जो बड़ा वेज है ये जमीन को धक्का मार रहा होगा, जमीन भी इसको वापस धक्का मार रहा होगा, तो नॉर्मल आपस में बैलेंस हो जाएंगे, राइट। बट इसका जो mg है वो बैलेंस नहीं हो रहा होगा। मतलब वाई डायरेक्शन में तो फोर्स लग रहा है इसमें, वाई डायरेक्शन में क्या फोर्स लग रहा है, तभी तो ब्लॉक नीचे आ रहा है। वाई डायरेक्शन में mg तो इसमें लग रहा है। खैर, तो अगर मैं पूरे को सिस्टम मानूं तो वाई डायरेक्शन में तो फोर्स है, लेकिन एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है। एक्स डायरेक्शन में देयर इज नो फोर्स, राइट। और इनिशियली इसको जस्ट रिलीज किया, इनिशियली पूरा सिस्टम रुका हुआ है, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी क्या हो गई, जीरो। एफ नेट इन द एक्स डायरेक्शन भी क्या है, जीरो। तो मैं कह सकता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इन एक्स डायरेक्शन विल बी जीरो। इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो है, नेट फोर्स भी जीरो है, एक्सटर्नल फोर्स एक्स डायरेक्शन में, तो जो सेंटर ऑफ मास है उसका एक्स डायरेक्शन में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। क्या बात समझ में आई? हाँ जी, तो ये बात समझ गए हम। एक्स डायरेक्शन में एफ नेट जीरो है। अगर सिस्टम हम क्या ले रहे हैं, अगर हमने स्मॉल मास एम और कैपिटल एम मास को सिस्टम ले लिया तो केवल इस पर एम जी है जो बैलेंस नहीं हो रहा है, बाकी सारे फोर्सेस बैलेंस हो रहे हैं। मतलब एफ नेट इन द एक्स डायरेक्शन, एफ नेट इन द एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू जीरो। सो मैं कह सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास इन एक्स डायरेक्शन विल बी जीरो। ठीक है, इसका यूज कर ये कॉन्सेप्ट बन गया। अब मैं क्या फॉर्मूला यूज करूंगा कि m टोटल इंटू डेल्टा x ऑफ सेंटर ऑफ मास बराबर m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2। अरे आई बात समझ में? ओके, तो ये हो गई इनिशियल सिचुएशन। फाइनल सिचुएशन क्या हो जाएगी, जब ये ब्लॉक नीचे आ जाएगा और ये कुछ पीछे खिसक जाएगा, राइट। तो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ इसे। ठीक है, तो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है, ये इनिशियल सिचुएशन, ये फाइनल। तो फाइनल में क्या चेंज हो गया है, फाइनल में कुछ ये चेंज हो गया है कि ये वाला जो ब्लॉक है, ये वाला जो ब्लॉक है वो फिसलते हुए नीचे आ गया है। और जब ये ब्लॉक नीचे आया है तो ओवरऑल ये पूरा सिस्टम भी कुछ पीछे खिसक गया होगा, क्योंकि वो भी स्मूथ सरफेस पे, तो ये कुछ पीछे इस तरीके से खिसक गया होगा, इस तरीके से कुछ सिचुएशन हो गई होगी, राइट। सेम नाव वाला क्वेश्चन है, नाव में भी तो ऐसे ही होता था कि
जो बॉय था एक एंड से दूसरे एंड पर जाता था तो नाव भी कुछ शिफ्ट हो जाती थी। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो शिफ्टिंग हुई है, जो ये पीछे शिफ्ट हुआ है वेज, मान लेते हैं ये कितना शिफ्ट हुआ है, एक्स शिफ्ट हुआ है। मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, -x। अब बताओ ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक कितना शिफ्ट हुआ है। तो ब्लॉक पहले यहाँ था, अब ये कुछ आगे गया है और ये भी पीछे आया है, तो ब्लॉक कुछ अब इतना यहाँ आ गया है। मतलब पहले यहाँ था, बिल्कुल एज पे था पहले, तो बिल्कुल यहाँ पे था, है ना। तो पहले तो यहाँ था, अब कहाँ पहुंच गया है, यहाँ पहुंच गया। तो इसकी शिफ्टिंग कितनी हुई है, इतनी हुई है। तो ये कितना हुआ है बताओ, कोई बता सकता है ये चीज कितनी है। भाई ब्लॉक कहाँ पहुंच गया, ब्लॉक इतना आगे शिफ्ट हो गया। तो देखो, अगर आप देखोगे तो एक्स डायरेक्शन में हमें डिस्प्लेसमेंट देखना है, वाई में नहीं देखना है। तो अगर वेज के रिस्पेक्ट में देखूं तो कितना आगे चला गया है, इतना आगे चला गया है। लेकिन वेज भी तो पीछे आया है एक्स, तो इसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट है ब्लॉक का, जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो इतना ही है, राइट। तो ये कितना है बेसिकली, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बताओ क्या लिख सकता हूँ। चलो मैं लिख ही देता हूँ। तो फाइनली ये हो गया कि टोटल मास इनटू डेल्टा एक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, डेल्टा एक्स सेंटर ऑफ मास तो कितना हो गया 0, बराबर मास m1 में वेज का ले लेता हूँ, वेज का मास है कैपिटल M, इनटू -x हो जाएगा ये तो, क्योंकि x पीछे आ गया है ना, ये वेज पीछे आ गया है x, प्लस स्मॉल m ब्लॉक के लिए। अब ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट आपको लिखना है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ध्यान से देखना कितना हुआ। तो क्या आप ये वाली लेंथ बता सकते हो, ये वाली लेंथ कितनी है, ये वाली लेंथ पाइथागोरस से बता दो, tan थीटा बराबर, इसको आप क्या मान लो, इसको आप मान लो इसको L बोल दो। तो tan थीटा बराबर कितना लिख दूं, h/L। tan थीटा बराबर क्या लिख दूं, h/L। तो L बराबर कितना हो गया, h cot थीटा, सही है। अब बताओ, जब ब्लॉक यहां से यहां पहुंच गया तो x में कितना मूव कर गया, L आगे की तरफ, लेकिन ओवरऑल ये वेज भी तो पीछे x खिसक गया। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना चला ये, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कैसे लिखेंगे हम, ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट वेज के रिस्पेक्ट में तो हो गया L cot थीटा, प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हो जाएगा -x। ये आ गया आपका, बात समझ में आई आपको, बहुत बार कर चुके हैं हम ऐसा, फिर भी नहीं आई हो तो पूछ लो, मैं फिर बता दूंगा। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, है ना। तो सॉल्व करते हैं, ये हो गया 0, इसको इधर ले आओ, ये बन गया कैपिटल MX बराबर ML cot थीटा -MX, इधर गया x कॉमन आया, x बराबर निकल के आया ML cot थीटा डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m। बताओ बात समझ में आई, ये आ गया x, x क्या है, वेज का डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे नाव में किया था वैसे ही हमने यहाँ पे किया है, ठीक। कैसे किया था नाव में, नाव में कोई आदमी चलता था, तो देखो मैं डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना हमें, ये क्या लिखा हुआ है बताओ, ये चीज क्या लिखी हुई है, ये लिखी हुई है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज। तो कैसे लिखेंगे, सॉरी ये जो चीज लिखी हुई है, लिखी हुई डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कैसे लिखेंगे। तो हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, प्लस में L cot थीटा इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें चाहिए, माइनस वेज का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट कितना है -x। तो कितना निकल के आ गया है, इस तरीके से बहुत बार लिख चुके हैं ऐसे, है ना। तो रिवाइज करो, यही बताता है कि आपने
रिवाइज ढंग से नहीं किया हुआ है, ये सब बहुत बार कर चुके हैं, बहुत क्या मतलब बहुत ही ज्यादा बार कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे बी का मतलब क्या है, ब्लॉक, और ये है वेज। इस तरीके से ये आ गया एक्स। अब बताओ अभी भी कोई डाउट है क्या, या क्लियर? हम्म, एच कॉट थीटा है क्या? अच्छा अच्छा, ये डाउट था क्या? तो ऐसे बोल देते ना, एल की जगह एच आएगा। देखो एल ध्यान रहेगा। ठीक है, एच कॉट थीटा माइनस एक्स, यहाँ से भी रिप्लेस कर देते हैं नीचे से भी। चलिए, हो गया क्लियर, ही क्वेश्चन सिंपल ही था। अब इसमें एक और पार्ट है। इसका एक और पार्ट क्या है कि देखो, सोचो ध्यान से, कि ब्लॉक जब यहाँ से फिसलते हुए नीचे पहुंचेगा, तो यहाँ पे इसकी चीज की स्पीड भी हो चुकी होगी, कुछ ना कुछ स्पीड आ चुकी होगी ना इसकी, और इस वेज की भी कुछ ना कुछ स्पीड आ चुकी होगी। वो स्पीड भी आपको फाइंड करनी है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द वेज व्हेन द ब्लॉक रीचेज इट्स बॉटम। जब ये यहाँ पहुंच जाएगा, उस वक्त वेज की स्पीड क्या होगी, ये आपको फाइंड करना है। तो जैसे अभी पुराना वाला क्वेश्चन किया था, कैसे किया था देखो, हमने इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया था और फिर एनर्जी कंजर्वेशन लगाया था। यही किया था, जब ये यहाँ पे वर्टिकल हो गया था तो स्पीड क्या थी, तो ऊपर जो रिंग थी उसके पास भी कुछ ना कुछ स्पीड आ गई थी। तो हमने एक इक्वेशन तो बनाई मोमेंटम कंजर्वेशन से, एक इक्वेशन बनाई मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से, और आंसर आ गया। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी आपको करना पड़ेगा। बस यहाँ पे थोड़ी बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब हम इक्वेशन लिख रहे हैं तो सारी चीजें ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही लिखेंगे। ठीक, देखिए, तो बताना है फाइंड स्पीड ऑफ वेज व्हेन ब्लॉक रीचेज इट्स बॉटम। मतलब ब्लॉक फिसलते हुए यहाँ पहुंच गया, तो इनकी स्पीड क्या होगी। तो मान लेते हैं कि जो वेज की स्पीड होगी वो पीछे की साइड कुछ v मान लेते हैं कि इसकी स्पीड हो जाएगी v। इनिशियली तो सब कुछ रुका हुआ है, पूरा सिस्टम रुका हुआ है। जब ये यहाँ पहुंच गया तो इसकी स्पीड मान लेते हैं ये v हो जाएगी, और इस ब्लॉक के पास भी कुछ ना कुछ स्पीड होगी। तो ब्लॉक की स्पीड इस तरह से फिसल रहा है, तो इस तरफ मान लेते हैं कि यहाँ ऐसे हो जाएगी स्पीड। इस तरह से स्पीड मान लेते हैं कि जब ये बॉटम मोस्ट पॉइंट पर पहुंचा होगा उस वक्त इसकी स्पीड ये u होगी। लेकिन ये जो u स्पीड होगी, देखो ध्यान से, जब मैं यहाँ पे बैठा हूँ, इस वेज पे बैठा हूँ, तब मुझे ये वाला ब्लॉक इस तरीके से जाता हुआ दिखाई देगा। अगर मैं ग्राउंड पे हूँ तो ये ब्लॉक मुझे कैसे चलता हुआ दिखाई देगा। देखो वेज पे है ये ब्लॉक ना, ये जो ब्लॉक है मास स्मॉल m का, ये वेज पर है, तो वेज तो ऐसे जा रहा है। तो ये जो ब्लॉक है, अगर मैं ग्राउंड से देख रहा हूँ तो आगे भी जा रहा होगा और इस तरह की आ रहा होगा। तो इसकी नेट वेलोसिटी कुछ यहाँ कहीं होगी, राइट, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। लेकिन अगर मैं वेज के रिस्पेक्ट में देखूं तो यू वेलोसिटी होगी। मतलब ये यू वेलोसिटी जो मैंने मानी है, अज्यूम की है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज है ये। ठीक है, ये वेज के रिस्पेक्ट में है ये वेलोसिटी, राइट। ये यू, भाई मैं यहाँ खड़ा हूंगा तो, और यहीं पे खड़े होके मैं देखूंगा, तो मुझे, मैं वेज पे खड़ा हूं तो वेज तो मुझे रुका हुआ दिखाई देगा। अगर वेज रुका हुआ है तो ये ब्लॉक कैसे जाएगा, ऐसे तो जाएगा। तो मतलब बेसिकली ये जो स्पीड है वो विद रिस्पेक्ट टू वेज है। इसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी तो क्या होगी, इन दोनों का सम मैं कर लूंगा, कहीं इधर की साइड आएगी, है ना। तो ये हमने मान लिया v, और ब्लॉक की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वेज कितनी हो गई u। ठीक, अब हम लगाते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन। तो हमें दो इक्वेशन लगानी पड़ेगी यहाँ, एक तो मोमेंटम कंजर्वेशन की और एक मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो कैसे लगाते देखते हैं। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन तो क्या लिखेंगे, अभी हमने देखा ना, एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है, तो हम यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में एफ नेट लिख सकते हैं, राइट। वो सॉरी, एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं क्योंकि एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है। तो पी इनिशियल बराबर पी फाइनल, किस डायरेक्शन में हम कर रहे हैं, इन एक्स डायरेक्शन। ठीक, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन इन एक्स डायरेक्शन। तो बताओ इनिशियल मोमेंटम तो क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम तो कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि कोई चल ही नहीं रहा है, बराबर फाइनल मोमेंटम।
तो ये जो वेज है इसके तो कोई पंगा नहीं है, वेज की वेलोसिटी तो मस्त पीछे की साइड v है, तो मैं लिख देता हूँ वेज का मास है कैपिटल M और वेलोसिटी पीछे है तो -v, इस तरीके से। ठीक है, अब हमको लिखना पड़ेगा ब्लॉक का मोमेंटम, तो लिखेंगे प्लस ब्लॉक का मास है स्मॉल m। अब यहाँ क्या लिखेंगे हम, वेलोसिटी ऑफ, क्या लिखेंगे यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। भाई वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन एक्स डायरेक्शन, भाई वो भी किस डायरेक्शन वाली, एक्स डायरेक्शन वाली लिखनी पड़ेगी ना यार, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में लगा रहे हैं मोमेंटम कंजर्वेशन, तो ये एक्स डायरेक्शन वाली लिखनी पड़ेगी। तो लिखने से पहले हमें सॉल्व करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी, तो निकालो कि भैया ब्लॉक की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन एक्स डायरेक्शन क्या होगी। चलिए सॉल्व करें इसे, तो करते हैं। तो क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला यही होता है ना कि वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और वेक्टर, यही होता है। चलिए अब आप ध्यान से इसमें वैल्यू रखो, तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज u है, बट u तो इस डायरेक्शन में है ना, तो विद साइन विद वेक्टर रखना पड़ेगा, केवल माइनस प्लस से काम नहीं चलेगा। भाई माइनस प्लस का, केवल माइनस प्लस तो कब लगाते, जब या तो केवल x में होते या y में होते, तो हाँ भैया केवल माइनस प्लस से काम चल जाता, अगर सभी या तो x में होते या y में होते तो चल जाता है काम, लेकिन जब एक x में है एक कहीं और है तो यहाँ कंपोनेंट वगैरह करने पड़ेंगे थोड़ा, है ना, तो चलो करते हैं कंपोनेंट। तो भाई यहाँ पे हमने u के कंपोनेंट किए, एक तो इधर आया एक इधर आया, तो कौन सा हो गया थीटा बताओ, ऐसे लगा दूं इसे, अब समझ में आ जाएगा थीटा। तो बताओ थीटा कौन सा हो गया, ये एंगल थीटा हो गया, है ना, तो ये वाला कितना हो गया u cos थीटा, राइट, और ये कितना हो गया u sin थीटा। हमें तो किससे मतलब है, x से मतलब है, केवल x वाली लिख लें यहाँ पे, काम बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज इन x डायरेक्शन कितनी है, u cos थीटा, बराबर, याद है ऐसा कहाँ किया था हमने, एक कैनन से हमने u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर हमने कुछ प्रोजेक्ट किया था, याद है, वहां पे किया था ये सब। रिवीजन करते रहे। ये आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड केवल किसमें, एक्स डायरेक्शन में, तो इसलिए हम एक्स की चर्चा कर रहे हैं। माइनस ऑफ माइनस वी, माइनस ऑफ माइनस वी क्यों, एक माइनस तो हमारा फॉर्मूले का आया और ये माइनस वी इसका आया अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन एक्स डायरेक्शन कितनी आ गई, ये आ गई u cos थीटा माइनस वी। तो पुट कर दें यहाँ पे वैल्यू, हो जाएगा। चलिए भाई, तो ये यहां से आ गया कैपिटल M इंटू वी इज इक्वल टू स्मॉल m u cos थीटा माइनस v, एक इक्वेशन बन गई। यहाँ पे अननोन कितने बताओ, इस इक्वेशन में कितने अननोन दिखाई दे रहे हैं, भाई मुझे तो दो अननोन दिखाई दे रहे हैं u एंड v, तो यानी कि एक इक्वेशन और चाहिए, तो एक और इक्वेशन कहाँ से मिलेगी बताओ, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से। ठीक है, तो पता लग जाता ना ऑटोमेटिक कि कहाँ लगानी है कहाँ नहीं लगानी। भैया आप मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओगे, अननोन दो आए, मतलब एक इक्वेशन और चाहिए, तो लगा देते हैं के फाइनल प्लस यू फाइनल। बताइए, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी हो जाएगी, 0, इनिशियल तो सब कुछ रुका हुआ है ना, ओके। अच्छा रेफरेंस मानना पड़ेगा, तो रेफरेंस हम इसी को मान लेते हैं, ये रेफरेंस, ठीक। तो बताओ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी हो गई एंड पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितनी हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हो गई 0 एंड पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितनी हो गई, स्मॉल m g h हाइट ऊपर है ना वो, बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी हो गई, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, तो देखो काइनेटिक एनर्जी फाइनल अब ध्यान से लिखना आप, है ना, तो वेज के लिए जब काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, हाफ एम बी स्क्वायर हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, प्लस
अब आपको लिखनी पड़ेगी ये ब्लॉक के लिए काइनेटिक एनर्जी। तो जो ब्लॉक की वेलोसिटी है, तो यहाँ पे ब्लॉक की कौन सी वेलोसिटी आप रखोगे पता है? नेट वेलोसिटी। ब्लॉक की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो नेट वेलोसिटी है वो आपको रखनी पड़ेगी। तो निकालने पहले, निकाली थोड़ी ना हमने, आधी निकाली ऊपर। आप चाहो तो इसी को हम पूरा कर सकते हैं। देखो ये एक्स डायरेक्शन में तो ये आ गई है ना, तो उसी को मैं डायरेक्ट पूरा कर दूं क्या? इसको देखो पूरा कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम केवल एक्स में ना लिख के इसको नेट निकाल लेते हैं, क्योंकि नेट की भी तो जरूरत पड़ेगी हमें काइनेटिक एनर्जी लिखते वक्त। तो देखो यहाँ नेट निकाल लेता हूँ। तो यहाँ जो मैंने लिखा था ना, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेट, केवल एक्स डायरेक्शन में लिख दिया था, उसकी जगह मैं दोनों डायरेक्शन में इसको लिख देता हूँ। तो क्या लिखूंगा बताओ? यू कॉस थीटा आई कैप माइनस यू साइन थीटा जी कैप लिखूंगा। देखो एक तरीका और बताता हूँ आपको डायरेक्ट ही इतना। कैसे भी कर लो यार, एक ही बात है। चलो लिखो यू कॉस थीटा आई कैप माइनस यू साइन थीटा जे कैप बराबर वी वी जी माइनस ऑफ माइनस वी आई कैप। क्यों लिखा माइनस वी आई कैप? क्योंकि पीछे की तरफ है ना ये। तो हो गया सही। अच्छा यहाँ से देखो वी वी जी कितना आया, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आया, तो माइनस आ जाएगा ना यहाँ पे। तो आई वाला एक साथ लिख लोगे तो कितना बनेगा? यू कॉस थीटा माइनस वी। ये तो आई कैप में था जो एक्स डायरेक्शन में हमने यहाँ लिखा, दिख रहा है? ये वाली चीज तो हमने यहाँ लिखी है क्योंकि एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी चाहिए थी ना, तो वो यही है। और वाई में कितनी बनी? माइनस यू साइन थीटा जे कैप। समझ गए? तो अगर मेरे को यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा बताओ? अगर जो मैग्नीट्यूड निकालना है ब्लॉक की वेलोसिटी का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो मैं क्या लिखूंगा? अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर, ये कितना है? यू कॉस थीटा माइनस वी का होल स्क्वायर प्लस यू साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आई? बस यहीं से हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? हाफ स्मॉल एम इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। वेलोसिटी कौन सी? ये वाली नेट वेलोसिटी, टोटल पूरी, केवल एक्स में नहीं, पूरी। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जब लिखते हैं तब नेट वेलोसिटी लिखते हैं। आपको बताया जब मैंने काइनेटिक एनर्जी पढ़ाई थी वर्क और एनर्जी में, कि जब काइनेटिक एनर्जी आपको लिखनी हो तो किसी पार्टिकल की हम नेट वेलोसिटी का यूज करते हैं। अरे बात समझ में आई क्या? प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0, क्योंकि ग्राउंड पे पहुंच चुका है। ये बन गई दूसरी इक्वेशन। बताओ ये बन गई दूसरी इक्वेशन। इसको सॉल्व करोगे, देखो फर्स्ट से आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी यू और वी के बीच में, सेकंड में आपको यू और वी के बीच में इक्वेशन मिल जाएगी। यहाँ पे आपको ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। चलो मैं ये वो भी बना देता हूँ एरो। किसी को डाउट है इसमें? तो ये अच्छा सवाल है, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। ऊपर वाला तो सिंपल था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेज कितना होगा, लेकिन ये जो है जहाँ पे वेलोसिटी निकाली, तो यहाँ पे एक रिलेटिव का अच्छा कॉन्सेप्ट इसमें यूज किया है हमने। कैसे? हमने एक्स में मोमेंटम कंजर्व किया, काइनेटिक एनर्जी लिखी, यहाँ पे नेट वेलोसिटी लिखी। तो काफी सारी बातें आपको इसको ध्यान रखनी है इसमें। ठीक है, एनी डाउट? अगला क्वेश्चन करें, चलिए। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें एक स्मूथ सरफेस है, यहाँ से हमने एक ब्लॉक को, मास एम के ब्लॉक को यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया इस तरीके से। तो ये ब्लॉक क्या होगा? इस तरीके से ऊपर चढ़ेगा। ऊपर चढ़ेगा तो यहाँ पे इसको ऐसे नॉर्मल लगाएगा, इस नॉर्मल की वजह से ये भी आगे चलने लगेगा। और ये बहुत ऊंचा वेज है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब यहाँ पे इसकी हाइट एच खत्म नहीं हो रही है, बहुत ऊंची है। ठीक, तो ये ब्लॉक इसमें ऊपर चढ़ता जाएगा, चढ़ता जाएगा, चढ़ता जाएगा, चढ़ता जाएगा, चढ़ता जाएगा, पर कभी तो मैक्सिमम पहुंचेगा, कभी तो रुकेगा। तो बताना है कि बताओ ये हाइट बतानी है आपको ग्राउंड से इस ब्लॉक की, कि कितना ऊपर ये वेज के पे ऊपर कवर कर लेगा, मतलब ये हाइट एच कितनी होगी, राइट? ये फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, करो जल्दी से। इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलिए देखें कैसे करेंगे। तो देखो मैंने यहाँ सिचुएशन ड्रॉ कर ली, इनिशियल सिचुएशन एंड फाइनल सिचुएशन। तो इनिशियली क्या था? इनिशियली ये है, यहाँ पे एक
इस तरीके से वेज है, ये वेज अभी क्या है, रेस्ट पर है, और वहां से ये अभी रेस्ट पर है, और इस ब्लॉक एम, मास एम के ब्लॉक को यहाँ से प्रोजेक्ट किया है। अब ये ऊपर चढ़ेगा चढ़ेगा चढ़ेगा, तो एक मोमेंट ऐसा आएगा जब ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, एक मोमेंट ऐसा आएगा जब ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, राइट। तो मान लीजिए वो मोमेंट आ चुका है, यहाँ से ब्लॉक, अब यहाँ से ब्लॉक ऊपर चढ़ते 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 एक मोमेंट ऐसा आ चुका है जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर है, मतलब इससे ऊपर अब ये नहीं जा सकता। तो कैसे डिसाइड होगा कि ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है? ऑब्वियस है, वहां पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, राइट। इस तरीके से ये हाईएस्ट पॉइंट है इसका। तो हाईएस्ट पॉइंट का मतलब क्या है कि वहां पे वेलोसिटी 0 हो गई, लेकिन क्योंकि ये जो छोटा वाला ब्लॉक है वेज को धक्का मार रहा है, तो वेज के पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी आगे की डायरेक्शन में आ गई होगी v। अब सोचना जरा, ये वेज आगे जा रहा है, वेज के ऊपर ये ब्लॉक रखा हुआ है, और ये ब्लॉक ऊपर चढ़ता गया, एक हाईएस्ट पॉइंट आया, उसके बाद ये ऊपर नहीं जा रहा है, तो क्या हो रहा होगा भाई? ये जो ब्लॉक है ये इस वेज के साथ तो आगे चल ही रहा होगा ना। ध्यान से सोचना, हमने यहाँ से इसको वेज ब्लॉक को वी यू वेलोसिटी से छोड़ दिया, ये ऊपर चढ़ते जा रहा है, इसको धक्का मारा है, धक्का देते देते इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, जो भी हो रही है इसकी वेलोसिटी, है ना। वेलोसिटी बढ़ती जा रही है बिकॉज नॉर्मल तो लगा ही रहा है ना, ये नॉर्मल का एक कंपोनेंट आगे आ रहा है, तो इसकी वेलोसिटी को बढ़ा रहा है। वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचा, तो हाईएस्ट पॉइंट का मतलब हो जाएगा कि इसकी अब इस डायरेक्शन में वेलोसिटी तो कितनी हो गई, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। तभी तो ये आगे नहीं जा पा रहा, अगर ये होती तो ये और आगे जाता, लेकिन ये ब्लॉक इस वेज के साथ तो कांटेक्ट में है ना, तो इन दोनों की वेलोसिटी तो सेम होगी, मतलब इस ब्लॉक की आगे की तरफ जो वेलोसिटी है वो कितनी रहेगी, वो तो v रहेगी, जो वेज की है। हाँ, इस डायरेक्शन में इसकी 0 हो गई, इसलिए ये ऊपर जाने से रुक गया। मतलब आगे की डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है ब्लॉक की वो तो हमेशा वेज के बराबर ही रहेगी। सोचो अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, इनका कांटेक्ट ही खत्म हो जाएगा। मान लो अगर वेज तेज चलने लगा, ब्लॉक धीरे रह गया, तो ब्लॉक तो हवा में रह जाएगा, ये किसके सपोर्ट में रहेगा, तो ये तो गिर जाएगा, है ना। या प्रोजेक्टाइल करेगा तो ये हमेशा कांटेक्ट में रहेंगे, हमेशा कांटेक्ट में रहेंगे, तो इनकी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी भी सेम रहेगी, ठीक। चलिए अब आगे करो, अब आगे। यस, तो यह मैं आपको बता रहा था कि जब ये रुकने वाला होगा, मतलब ये जुग रुक जाएगा जब इसके ऊपर चलने वाली वेलोसिटी 0 हो जाएगी,
तो ये ऊपर चलने वाली वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी, तभी तो इसको हमने एच मैक्स बोला। ये जो हाइट इसने अटेंड की, ये वाली हाइट जो इसने अटेंड की है, दिस इज द एच मैक्स। ठीक है, तो इस मोमेंट पर इसकी जो वेलोसिटी होगी ऊपर वाली, जो इसको ऊपर ले जा रही है, वो तो जीरो हो जाएगी, तभी तो ये एच मैक्स हुआ, वरना तो और ऊपर जाता ना। हाँ, लेकिन चूंकि ये इस वेज के कांटेक्ट में है, तो इनकी जो मतलब वेज के पास जो वेलोसिटी होगी वो इसके पास भी होगी, और वेज आगे भी वेलोसिटी चल रहा है, तो ये ब्लॉक भी आगे बी से चल रहा होगा। ये बात है, आई बात समझ में? यस, एनर्जी कंजर्वेशन इज द राइट आंसर, और साथ में मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा, देखना ध्यान से। तो पहले मैं लगा रहा हूँ लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक, तो किस डायरेक्शन में लगाना है लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन? मुझे एक्स डायरेक्शन में लगाना होगा, क्योंकि यहाँ पे भी वाई डायरेक्शन में तो क्या लग रहा है, एमजी फोर्स लगेगा ना इस पर, जो ये ऊपर जा रहा है, तो एमजी तो उसको रोक रहा है, वरना तो जाते ही जाता। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन में मुझे लगाना है एक्स डायरेक्शन में। लिखो कितना आएगा, तो P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। बताओ इनिशियली क्या हो जाएगा, ये ब्लॉक u वेलोसिटी चल रहा है इन द x डायरेक्शन, तो इसका मोमेंटम आ जाएगा mu, और वेज रुका हुआ है तो इसका हो जाएगा 0। और फाइनली क्या हो रहा है बताओ, फाइनली दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं ना, तो क्या लिखूंगा, m इंटू वी प्लस m इंटू वी। तो यहाँ से v की वैल्यू निकल गई, v की वैल्यू कितनी आई, u/2 आ गई। लेकिन v थोड़ी निकालना था हमें, ये तो वेलोसिटी निकल गई। जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो इतनी होगी। लेकिन हमें ये नहीं निकालना था, हमें क्या चाहिए था, हमें निकालनी थी मैक्सिमम हाइट, कि मैक्सिमम हाइट कितनी अटेंड करेगा। तो अब किसके लिए क्या लगाएं, उसके लिए हम लगाएंगे, यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन लगाई हमने, कैसे, क्या होती है इक्वेशन, ये होती है ना। बताओ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या लिखूं, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ऑफ द सिस्टम। तो केवल कौन चल रहा है, ब्लॉक चल रहा है, तो क्या लिखूंगा, हाफ एम यू स्क्वायर प्लस वेज की काइनेटिक एनर्जी जीरो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो, क्योंकि मैंने रेफरेंस कहाँ मान लिया, ग्राउंड पे रेफरेंस मान लिया है। काइनेटिक एनर्जी फाइनल, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या हो जाएगी, दोनों की वेलोसिटी सेम ही है, तो चाहो तो एक साथ लिख दो, मैं अलग अलग लिख देता हूँ अभी। हाफ एम बी स्क्वायर बेज की, और हाफ एम बी स्क्वायर, मास तो सेम ही है दोनों का, स्मॉल एम ये ब्लॉक की, प्लस वो कितना हाइट ऊपर चला गया, एम जी एच मैक्स, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, एम जी एच मैक्स। तो यहाँ से आपको v पता है, u तो गिवन है ही, एच मैक्स निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो कितना आ रहा है यहाँ से, m से m कट गए सारे, तो ये मिल गया आपको u स्क्वायर इज इक्वल टू, यू स्क्वायर बराबर हाफ से हाफ काट दिया, वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर 2v स्क्वायर प्लस 2g एच मैक्स। सही लिखा है ना मैंने? मैंने क्या किया है, दो से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दो दो दो, यहाँ दो लग गया, एम 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 काट दिया, तो ये यू स्क्वायर बचा, वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर 2v स्क्वायर बचा, और यहाँ 2gh बचा। ठीक है, वी स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर बाय 4। तो बेसिकली हो जाएगा यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी की जगह रखेंगे u/2, u/2 का स्क्वायर यू स्क्वायर 4, दो से कटेगा तो कितना जाएगा, यू स्क्वायर बाई 2 प्लस 2gh मैक्स। कितना रहा सॉल्व करके, यू स्क्वायर बाय 4g। बताइए, आया समझ में? चलिए, तो ये इसका फर्स्ट पार्ट था, इसमें मैक्सिमम हाइट ऑन द वेज निकालना था, ब्लॉक की मैक्सिमम हाइट। तो क्या कॉन्सेप्ट है, जहां पे मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा तो यहाँ इसकी वेलोसिटी, इन दोनों की वेलोसिटी बराबर हो गई। ठीक, इसके साथ कांटेक्ट में था इसलिए। अब सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द वेज, कि वेज की मैक्सिमम स्पीड कब होगी। तो देखो, जैसे जैसे ब्लॉक ऊपर चलता जा रहा है,
जैसे जैसे बहुत ऊपर चलता जा रहा है तो वेलोसिटी बढ़ा दी ना इसकी, पहले 0 पे था, अब कितने पे आ गई, u/2 पे गया। रुका, ये कहीं पे रुका होगा, यहाँ पे रुका एक पल के लिए, मोमेंटली रेस्ट पे आया, तब ये दोनों साथ साथ चले। ठीक है, यहाँ तक तुमने बात कर ली। लेकिन अब जब ये वापस भी तो आएगा, अब ये जब ये वापस आएगा तब भी तो ये नॉर्मल लगाएगा, और नॉर्मल लगाएगा तो उसका एक कंपोनेंट इस पर आगे लगेगा। तो जब ये नीचे आएगा तब भी ये वेज की वेलोसिटी को बढ़ाएगा। देखो जब ये ऊपर चढ़ रहा था तो इसने वेज की वेलोसिटी को 0 से u/2 कर दिया। अब जब ये नीचे आएगा तब भी ये वेज की वेलोसिटी को बढ़ाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द वेज। तो वेज की मैक्सिमम स्पीड कब होगी, जब ये ब्लॉक ऊपर जाके और जब वापस नीचे आ जाएगा ग्राउंड पे, उस वक्त जो वेज की स्पीड होगी वो मैक्सिमम होगी। बात समझ में आई। देखो ये ऊपर गया जब बढ़ाई है, तो नीचे आएगा तब भी तो बढ़ाएगा, क्योंकि जब ऊपर गया था तो नॉर्मल लगाया, अब जब नीचे आएगा तब भी तो नॉर्मल लगाएगा, है ना। बोलो भाई। हम्म। तो ये आपको बतानी है अब। तो ये मैंने आपको बता दिया कि मैक्सिमम स्पीड कब होगी, जब ये ब्लॉक एक चक्कर काट के वापस नीचे आएगा उस वक्त। तो एक तरीके से सवाल मैंने ये भी पूछ ली, या तो ऐसे पूछ लो फाइंड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द वेज, चाहे ऐसे पूछ लो कि बताओ अब ब्लॉक जब नीचे वापस लौट के आ जाएगा ग्राउंड पे तब इसकी वेलोसिटी क्या होगी वेज की। करिए, ये करना है आपको, जल्दी से करके बताना है, कर दो। चलिए करें। तो मैक्सिमम स्पीड ऑफ द वेज कब होगी, जब ये ब्लॉक, देखो पहले ये ऊपर जाएगा, एक पल के लिए इसके रिस्पेक्ट में रुकेगा, दोनों साथ साथ चल रहे होंगे, उस वक्त इसकी वेलोसिटी हमने निकाली थी v, जो कि u/2 आई थी। अब ये वापस नीचे आया और नीचे आके अब ये इधर जा रहा है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, हमें ये भी नहीं पता है कि इसकी वेलोसिटी वापस नीचे आएगा तो कितनी हो जाएगी। तो इसकी वेलोसिटी हम कुछ मान लेते हैं v1, कि जब ये वापस आया उतर के तो इसकी वेलोसिटी v1 और इसकी वेलोसिटी हो गई v2। ये वेलोसिटी v2 इस वाले से ज्यादा आनी चाहिए। ये वाली कौन सी थी, जब ये ऊपर पहुंचा था, जब ऊपर पहुंचा था तो इसने, चलो खैर ओके। तो हम क्या बात कर रहे थे, हाँ जब ये ऊपर गया तो इसने जब एक मोमेंट लिया, रेस्ट पे आया, दोनों साथ में मूव कर रहे थे, तब की वेलोसिटी ये रही। तो अब मेरे लिए इनिशियल सिचुएशन ये रही जब ब्लॉक ये ऊपर जा रहे हैं, और फाइनल सिचुएशन ये है जब ये अपना चक्कर काट पीट के वापस नीचे आ रहा है। दिस इज द इनिशियल, दिस इज द फाइनल। आपका मन करे, अब चूंकि आपने बीच वाली एक स्टेप सॉल्व कर रखी तो आप इसे भी इनिशियल मान सकते हो और इसे फाइनल मान सकते हो। लेकिन मान लो अगर ये बीच वाली स्टेप हम सॉल्व नहीं करते, हमें सीधा ये क्वेश्चन होता और पूछता कि बताओ फाइंड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द वेज, तो आप सीधे इससे यही वाली सिचुएशन बनाते। तो मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ। तो क्या लगाओगे सबसे पहले, वही लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन इन एक्स डायरेक्शन। क्या लिखोगे, पी इनिशियल बराबर पी फाइनल। बताओ पी इनिशियल, जल्दी जल्दी लिखते हैं सर, है ना। पी इनिशियल कितना हो जाएगा, m इंटू यू प्लस 0 बराबर फाइनल कितना हो जाएगा, -m v1 प्लस m v2। किसी को कोई दिक्कत है इसमें, बताओ कितने अननोन है, दो अननोन आ गए v1 एंड v2, तो एक इक्वेशन और लगेगी। एक इक्वेशन किसकी आएगी, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन की। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर k फाइनल प्लस u फाइनल। चलिए वैल्यू रखो इसमें। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी है, इनिशियली केवल ब्लॉक के पास एनर्जी है हाफ mu², ग्राउंड पे है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ब्लॉक v1 से आ रहा है, वेज v2 से जा रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई देखो, हाफ m v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m v2 का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल वापस से कितनी हो गई, 0, बिकॉज जो ब्लॉक है वापस से ग्राउंड पे आ गया है। तो ये हो गई आपकी दूसरी इक्वेशन। दो इक्वेशन, दो अननोन, क्या आप सॉल्व कर लोगे क्या, बताओ जल्दी से। सॉल्व कर सकते हो क्या, जल्दी से सॉल्व करके बताओ आंसर क्या आएगा। आंसर बहुत इंटरेस्टिंग आएगा, करो जल्दी से। तो यहाँ से इक्वेशन कितनी आई, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u, v2 माइनस v1 बराबर u। ये पहली इक्वेशन है ना। और यहाँ से क्या इक्वेशन आ रही है,
हाफ 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 कट गया सब जगह से, एम 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 कट गया सब जगह से, तो ये आया v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर बराबर u का स्क्वायर। ये दूसरी इक्वेशन, ठीक। सॉल्व कर सकते हैं इसे तुरंत से। कैसे कर सकते हैं सॉल्व? देखो यहाँ पे अगर हम दोनों साइड इसको स्क्वायर कर दें तो क्या मिलेगा हमें, v2 का स्क्वायर प्लस v1 का स्क्वायर माइनस 2v1 v2 बराबर u स्क्वायर, है ना। हाँ हाँ जी, समझे आप। तो यहाँ से v1 इंटू v2 जीरो आ गया, लेकिन अगर आप वेलोसिटीज देखो तो हम यहाँ से ये तो कह ही सकते हैं कि ये तो बढ़ेगी, है ना। तो इसकी वेलोसिटी देखो, यहाँ से हमने u से इसको थ्रो किया था, ये ऊपर गया था, तो उस वक्त इसने इसकी वेलोसिटी को कितना कर दिया था, u/2। जब ये नीचे आया तो इसने बढ़ा के कितना कर दिया, मतलब आप इस जब इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यहाँ से आंसर निकलेगा v1 इक्वल टू 0 एंड v2 इक्वल टू u, इस तरीके से। मतलब जब ये वापस आएगा तो ये वाला ब्लॉक तो रुक जाएगा, इसकी वेलोसिटी v1 बराबर 0 आ जाएगी और ये u से जाने लगेगा। मतलब इन्होंने अपनी वेलोसिटी एक्सचेंज कर ली। देखा, ये u से आ रहा था, इसमें ऊपर गया, वापस नीचे आया, तो इसने अपनी वेलोसिटी इसको दे दी, खुद रुक गया और इसके आगे जाने लगा। ऐसा कुछ आंसर इसमें आ गया, ठीक। ओके, समझ में आ गई बात। चलिए अब हम आगे चलते हैं, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, तो मैं आपको पढ़ाता हूँ। अच्छा, उससे पहले मुझे एक चीज याद दिलानी पड़ेगी आपको, सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड मैंने आपको बताई थी, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। बताओ, याद करो जल्दी से कि मैंने आपको जब सेंटर ऑफ मास निकालना सिखाया था तो मैंने बोला था कि मान लो अगर ये कोई बॉडी है ना, अपन ऐसे मान लें, और ये हमारे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है, ठीक। तो क्या फॉर्मूला लिखा था हमने, आर सेंटर ऑफ मास बराबर m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ऐसे कुछ लिखा था, डैश डैश। तो यहाँ r1 r2 क्या था और r सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ फिर से एक बार, कि जैसे मान लो मास m1 ये है, मास m2 ये है, ठीक है। तो r1 वेक्टर का मतलब हो गया केंद्र से, ओरिजिन से इस मास को मिलाने वाला वेक्टर r1 वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, और r2 वेक्टर क्या हो गया, ये हो गया r2 वेक्टर। ऐसा ही बात है ना, ठीक। और इन दोनों का सेंटर ऑफ मास मान लो यहाँ आ गया COM, तो ये वाला जो पॉइंट है वो क्या हो गया, RCOM वेक्टर। सही बात है, ये RCOM वेक्टर आ गया। तो देखो, तो यहाँ पे हमने जो R1 वेक्टर है, R2 वेक्टर है, ये सब कहाँ से लिए हैं, ओरिजिन से लिए हैं। सोचना जरा ध्यान से, ऐसा ही था, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये था, ये हमने ऐसे सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन की थी। आप पहले या दूसरे लेक्चर में देखना, स्टार्टिंग में वहां हमने ये पढ़ा था, फर्स्ट लेक्चर में ही हमने डिस्कस किया था। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि अगर मैं इस ओरिजिन को ही, मतलब ये जो सेंटर ऑफ मास है इसी को अगर मैं ओरिजिन ले लूं, सोचना ध्यान से, अगर मैं सेंटर ऑफ मास को ही ओरिजिन ले लूं, भाई अभी तो ओरिजिन ये है तो RCOM ये हो गया, बोलो हाँ कि ना। अगर मैं सेंटर ऑफ मास को ही ओरिजिन ले लूं, COM इज ओरिजिन, सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन ले लूं, ठीक है, इसको बोलते हैं हम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, विद रिस्पेक्ट टू COM। मतलब यहाँ पे मैं R1 वेक्टर R2 वेक्टर कहां से लूं, ओरिजिन से। भाई ध्यान से देखना, ये R1 वेक्टर R2 वेक्टर जो होते हैं ये कहां से आते हैं, ओरिजिन से। मैंने ओरिजिन सेंटर ऑफ मास को ही क्या ले लिया, ओरिजिन। मतलब मैं R1 वेक्टर R2 वेक्टर कहां से ले रहा हूं, सेंटर ऑफ मास से, तो उसको बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। सोच सुनना ध्यान से, तो मैं मतलब यहाँ क्या फॉर्मूला बन जाएगा, ये m1 r1 वेक्टर पर ये किसके रेस्पेक्ट में, सेंटर ऑफ मास के, तो CM लिख देता हूँ, r1 with respect to center of mass, m2 into r2 vector with respect to COM
डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। यहाँ क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ क्या लिखेंगे अपन, RCOM लिखेंगे। अरे बोलो भैया, यहाँ पे RCOM लिखेंगे कि भाई, फॉर्मूला तो यही है ना, बोलो। RCOM लिखेंगे, लेकिन ये RCOM अब कितना हो जाएगा, 0। बताओ कैसे भैया। RCOM का मतलब क्या है, ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास की दूरी। अब जब मैंने ओरिजिन को ही सेंटर ऑफ मास मान लिया है, तो इनके बीच में दूरी कितनी हो गई, बोलो भाई, दूरी कितनी हो गई, 0 हो गई ना यार। मतलब इससे क्या रिजल्ट निकला, इससे रिजल्ट निकला कि अगर हम सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ये फॉर्मूला लिखते हैं, तो कितना आता है, 0 आता है। बोलो, ये इसका मतलब हुआ कि अगर हम ये पोजीशन वेक्टर सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ही लिखते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, राइट। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको मास मोमेंट भी कहते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा हम अच्छे से लिख लें, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ये इतने सारे m1, सॉरी ये m1 है, तो m1 r1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस m2 r2 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि सिग्मा ऑफ, सिग्मा लिख सकते हैं ना अपन, सिग्मा ऑफ mi ri विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास वेक्टर इज इक्वल टू 0, राइट। ये दोनों बातें आपके दिमाग में सेट हुई, समझ में आई आपको ये बात, कि अगर हम यहाँ पे जो, इसको क्या बोलते हैं, इसको अगर मैं बोलूं, बोलने की भाषा में से बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। या RICOM का मतलब क्या है, पोजीशन वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ MI का मतलब, देखो I की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकती है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ MI विद रिस्पेक्ट टू COM, ठीक है। हाँ, मोमेंट के टर्म में भी लिख के देता हूँ, लेकिन ये बात आपको समझ में आ गई। और इसे हम क्या कहते हैं, सिग्मा ऑफ, ये जो पूरी चीज आपको लिखी हुई है, ये पूरा बॉक्स, इसको बोलते हैं मास मोमेंट भी हम कहते हैं, मास मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। m/r को बोलते हैं मास मोमेंट, तो क्या हो गया, मास मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 0 आता है हमेशा। मास मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, मास मोमेंट का मतलब मास इनटू पोजीशन वेक्टर ऑफ द मास विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास का मल्टीप्लिकेशन हमेशा 0 आता है, और मैंने आपको समझा दिया कैसे आता है, ठीक। अब यहीं से हम एक चीज और बना सकते हैं, क्या, देखो, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, इस पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट करता हूँ, तो क्या बन जाएगी, वेलोसिटी वेक्टर बन जाएगा। लेकिन किसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी, किसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, राइट। यानी कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि m1 v1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, क्या लिखा कि मास m, मतलब मास m1 इंटू v1, पर वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, प्लस m2 v2 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। इस तरीके से कितने भी हमेशा क्या आएगा, 0। अरे बोलो, आएगा ना। कैसे लिखा, इसी को तो डिफरेंशिएट किया, तो इससे ये बन गया। तो इसका मतलब क्या आ गया, ये हो गया मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में, राइट। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सिग्मा ऑफ mi vi with respect to center of mass is always 0,
क्या है ये है सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, इन फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास total momentum of system is always zero. In center of mass frame, देखो मैंने आपको रिलेटिव बताया था कि फ्रेम का मतलब क्या है, हम उसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, जिसके फ्रेम की बात करें तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम की बात करें मतलब सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज जीरो। ठीक है, अच्छा इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो तो क्या मिलेगा बताओ, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दोगे तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो डायरेक्ट में लिख रहा हूं सिग्मा ऑफ एम आई ए आई विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हो गया, नेट फोर्स विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास m1a1 क्या हो गया, m1a1 प्लस m2a2 विद रिस्पेक्ट टू क्या हो गया कि इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम टोटल एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज ऑलवेज जीरो। राइट, कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में सिस्टम पर लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स हमेशा जीरो होगा। ये कुछ थ्योरेटिकल बातें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। टोटल एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम इज जीरो। अच्छा हाँ, तो टोटल एक्सटर्नल फोर्स में इंक्लूड कर रहे हैं हम सूडो फोर्स भी इंक्लूडेड है इसमें। चलिए, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया सारी बातें, कि इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। अब हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में कुछ बातें। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जैसे कोई पार्टिकल है, मास m है उसका, है ना, और उसकी वेलोसिटी भी है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। सिंपल क्या आ जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर, भाई उस पार्टिकल का मास, उसकी वेलोसिटी, उसकी काइनेटिक एनर्जी आ गई। लेकिन अगर हमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम लिखनी हो तो क्या करें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, जैसे मान लो बहुत सारे ढेर सारे पार्टिकल हैं, ढेर सारे, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, सब बहुत सारे हैं, उनके पास, सबके पास अपनी अपनी वेलोसिटी होती है, किसी के पास v1, किसी के पास v2, डायरेक्शन भी सबकी अलग अलग हो सकती है, चलो तीन ही ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर हमें मास भी सबका अलग अलग है, m1 m2 m3 इस तरीके से, तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी हमें लिखनी है तो क्या लिख सकें, क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, बताओ। देखो, जैसे मोमेंटम हम लिखते हैं ना, लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, लीनियर मोमेंटम सिस्टम क्या लिखते हैं, मास टोटल इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ऐसे लिखते हैं ना, बताया था आपको, प्रूफ भी करके दिखाया था। तो क्या हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि हाफ मास टोटल इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर।
ऐसे लिख सकते हैं क्या, बताओ? नहीं लिख सकते, ध्यान रखना, यहीं पे गलती करते हैं बच्चे कि सर मोमेंटम भी तो लिख रहे हैं तो यहाँ भी लिख दो, नहीं। वो यही सोचते हैं कि सर मोमेंटम लिखा है, उस सोच के कि भाई काइनेटिक एनर्जी सिस्टम कितनी हो जाएगी, जैसे मोमेंटम लिखा है मास टोटल इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। भाई देखो उसको डराइव किया है हमने, अपने मन से थोड़ी लिखा है, ये थोड़ा लिखा, ऐसे थोड़ा लिख दिया कि भैया हाँ आज से ऐसे लिख दिया, डराइव किया तो डराइव करो, अगर ये आ जाता है तो ठीक है, डराइव कैसे करेंगे? तो आपको लिखना सिखा रखा है मैंने काइनेटिक एनर्जी सिस्टम, तो देखो कैसे लिखेंगे। अगर वो डराइव होके फाइनल रिजल्ट अगर वो आ जाता है तो लिख देंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैसे लिखते हैं कि सभी पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी का सम होता है हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर प्लस हाफ m3 v3 का स्क्वायर, ऐसे जितने भी पार्टिकल्स होंगे उन सभी का सम होती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब इन सबको अगर किसी तरीके से आप ले आओ तो लिख सकते हैं, लेकिन ये किसी भी तरीके से ये नहीं आता है। भाई जब मैंने मोमेंटम ऑफ द सिस्टम का डेरिवेशन किया था तब भी तो ऐसे लिखा था, हर पार्टिकल का सेपरेट सेपरेट मैंने मोमेंटम लिखा था m1v1 वेक्टर प्लस m2v2 वेक्टर, और वो होके ऐसा आ गया था, वो डराइव्ड था इसलिए लिख पाए अपन, ठीक। तो काइनेटिक एनर्जी सिस्टम लिखनी हो तो ऐसे लिखते हैं, आई बात समझ में? तो इसको मैं शॉर्ट में कैसे लिख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ हाफ एम आई वी आई। यहाँ पे वेलोसिटी अभी मैंने किसके रिस्पेक्ट में लिखी है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, हाफ एम आई वी आई का स्क्वायर। स्क्वायर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, वी वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, वी आई वेक्टर डॉट वी आई वेक्टर, इसका मतलब क्या हो गया, वी आई का स्क्वायर, सिंपल है ना। यहाँ आई का मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से, राइट। अब इसको अपन एक अलग तरीके से लिखेंगे, सेंटर ऑफ मास के फॉर्म में, किस तरीके, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में और सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी के टर्म में इनको किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं वो हम डराइव करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आगे मैं आपको काइनेटिक एनर्जी और लिखने सिखाऊंगा, इसके कई सारे फॉर्मूले और बताऊंगा विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास और विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड काइनेटिक एनर्जी कैसे आप लिख सकते हैं, है ना। सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी के टर्म में किस तरीके से लिख सकते हैं, वो सब हम बातें करेंगे, ठीक। तो इसको अच्छे से रिवाइज करना, आज के क्वेश्चन अच्छे से रिवाइज करना, थ्योरी पढ़ना और होमवर्क कर लेना।